नमस्कार बच्चों, दक्षांश एजुकेशन से मैं डॉक्टर पंकज कड़ेल आप सभी का स्वागत करता हूं। एसेशन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो टॉपिक है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू योर टर्म 1 सिलेबस में जो चैप्टर आ रहा है बायोलॉजी में से लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें से भी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। यस, ईच क्वेश्चन विल हैव ए कैपेसिटी टू क्लियर ईच कॉन्सेप्ट। यस, एक क्वेश्चन अगर कर लोगे तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। उससे रिलेटेड चाहे बाद में आप 10, 20, 30 क्वेश्चन आप उसी कॉन्सेप्ट पे करोगे, दे विल बी क्लियर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्योंकि आपके समय की भी वैल्यू है और पैसे की भी। पैसे की क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेट का तो खर्चा होता है ना, रिचार्ज करा के देते हैं पापा कि आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखो जिससे आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाए चीज़। तो ऐसा ही वीडियो है, बहुत कम समय में बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं कि समय की भी वैल्यू होती है और पैसे की भी। तो आज आपका ये जो भी हम सेशन करने वाले हैं पूरा पैसा वसूल टाइप है। यस, पूरा पैसा और टाइम वसूल होने वाला है आपका, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और अब हम बिना रुके क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये सेशन, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस मल्टीपल चॉइस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और इसमें जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर लिया है। अब न्यूट्रिशन आपका बहुत क्लियर हो जाएगा इसको करने के बाद। जो 20-25 मिनट का जो वीडियो आपका तैयार होने वाला है उसको देखने के बाद न्यूट्रिशन टॉपिक पे से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो अब क्या करें, ऑप्शंस दिखा दूं? हैं नहीं बेटा, पहले तो यही काम करना है। या क्या काम करना है? अब वो सर यहाँ क्या काम करना है, बहुत जरूरी है, यहीं से ही गलती करना चालू करते हैं लोग। क्या, सबसे पहले तो आप अंडरलाइन करो क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। क्या करते हैं बच्चे, करेक्ट वाला भी चूज कराते हैं जल्दीबाजी में, ध्यान नहीं देते कि नॉट करेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, कंफ्यूजन के चक्कर में। तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लो क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। और कौन सा न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो हमें पहले ये कंफर्म करना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, नॉट करेक्ट और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब ये कर लिया, उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप जाओगे ऑप्शंस पर। ऑप्शंस पर जाओगे जैसे कि अब हम चल रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज शोन बाय फंगाई एंड माइक्रोब्स। इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि ये फंगाई या माइक्रोब्स, आप लोगों ने घर पे देखा होगा जब भी बरसाती सीजन में ब्रेड अगर 1-2 दिन रह जाए बाहर खुले एनवायरनमेंट में, उसके ऊपर ब्लैक कलर का फंगस प्रोड्यूस होता है, ब्लैक फंगस। यस, वो क्या है, ब्लैक फंगस क्या है, वो एक सेप्रोफाइट है। यस, और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी जो ब्रेड क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन वहां से लेता है। तो ये वाली बात सही है। ब्लैक फंगस तो अभी बहुत कुछ सुना होगा ना इसके बारे में, कोरोना के बाद तो ये हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है। तो अभी तो मैं बोला आपको कि डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन हम तो लिविंग है, उसमें ऐसा कैसे हो रहा है बेटा? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, लेकिन वो सप्रेस्ड रहता है इम्यूनिटी की वजह से, दैट नॉट एबल टू प्रोड्यूस डिजीज इन अस। हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन जब इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाए तब ये इम्यूनिटी को सुपरसीड कर देता है और डिजीज प्रोड्यूस करता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने बहुत से केसेस ब्लैक फंगस के सुने होंगे। तो क्या हुआ, ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन डिकेइंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। दूसरी बात, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये वाली बात अभी हमने डिस्कस करी है, यानी कि ये वाली बात भी सही है। अब हमको देखना है, नॉट करेक्ट देखना है, इसलिए हमारे ये दोनों आंसर नहीं है, समझ में आई, गलत चूज करना है हमको। देन इंजेशन इज फॉलोड बाय डाइजेशन। ठीक है, इंजेशन यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा है, ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही तो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये स्टेप्स पढ़ी है। तो उस हिसाब से तो ये है। चौथा ऑप्शन क्या है,
डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन। ओके, अब डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन, अभी हमने होलोफिटिक या मैं कहूँ होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी स्टेप्स में हमने पढ़ा था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये बोल रहा है डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन, यानी उल्टा बोल रहा है। तो अब बताओ कौन सा गलत होगा अकॉर्डिंग टू अभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर बात करें तो कौन सा गलत हुआ? जितने भी बच्चे डी सोच रहे हैं वो एकदम सही सोच रहे हैं, या सी जो सोच रहे हैं, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, हमें नोट करेक्ट लेना है। इसलिए आंसर जो होगा वो होगा डी नहीं होगा, आंसर सी होगा बेटा, आंसर सी होगा। डी गलत नहीं है, डी सही है इन केस ऑफ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आ रहे हैं ना, कंफ्यूजन पैदा हो गया ना कि ये क्या कह रहे हो सर, डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन, ऐसा कैसे? इंजेशन तो पहले तो इंजेशन ही तो होगा, तो ही तो डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर, यही तो होता है। लेकिन सेप्रोफाइट्स के अंदर ये बेटा ध्यान रखना, ये मैंने कहा था कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। सेप्रोफाइट्स के अंदर पहले डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन। डाइजेशन पहले होगा और उसके बाद इंजेशन होगा, यानी अब ये समझो इसको कैसे, इसको मैं आपको, ये आंसर आ गया हमारा सी, ठीक है, सी इज रॉन्ग। इंजेशन जो नॉर्मली ये जो ऑर्डर होता है ये सेप्रोफाइट्स के लिए सही नहीं है। सेप्रोफाइट्स के लिए जो डी वाला है वो होता है करेक्ट, लेकिन हमें नॉट करेक्ट आंसर देना है तो वो है सी, ठीक है। अब कैसे, ये एक वीडियो है, इससे आप समझो, लीची दिख रही है, अब इसको ये देखो आप किस तरीके से सेप्रोफिटिक, एक वाइट फंगस जो है बोल्ड, उसने ये खराब कर दी पूरी, ऊपर से इसको खा गया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, जो ये सेप्रोफाइट्स है, जो ये सेप्रोफाइट्स है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या? अरे ये तो बहुत कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है जैसे हमारे अंदर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो डाइजेशन अंदर कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं ये सेप्रोफाइट्स, दे सिक्रीट एंजाइम ऑन ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर अपने एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं। अब जैसे कि ये मान लो कोई ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर ये माइक्रोब्स, दे विल सिक्रीट देयर एंजाइम ऑन दैट, और उसके बाद जो ये एरिया मान लो, तो ये एरिया क्या होगा, एंजाइम की वजह से इसका बाहर ही डाइजेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये डाइजेस्टेड पोर्शन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं बाय मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए पहले क्या हुआ बेटा, बाहर डाइजेशन हुआ, इसलिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सेल के बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर तो इतनी व्यवस्था ही नहीं है। और उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए पहले डाइजेशन होता है फिर इंजेशन होता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हुआ, ये गलत हो गया। समझ में आ गई बात? अभी हमने जो वीडियो देखा था उससे तो क्लियर हो ही गई थी। एक बार ऐसा करता हूँ, एक बार और वीडियो को दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, बाहर सिक्रीट किया, डाइजेस्ट हुआ और उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया। वो ग्रो कर रही है ना, जैसे जैसे डाइजेस्ट हो रहा है वैसे वैसे वो फंगस उसको कवर करते जा रही है और खाते जा रही है। तो बाहर से सिक्रीट करते हैं एंजाइम ऊपर ऑर्गेनिक मैटर के, और उसको डाइजेस्ट करके फिर उसको इंजेस्ट करते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, सी। बोला मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो आपको अब अगर ये आज क्लियर हुई होगी बात कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। एक तो ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, तीसरा
डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं, ये हमें पता ही है। तो ये 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इनमें से किसी पे भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है। हमने एक कर लिया, अब इस तरीके के 5 क्वेश्चन भी आ जाए या 5 कोई और भी आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे करा रहे हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय बाइल, बाइल के द्वारा कौन सा फंक्शन, अगेन नॉट, ये ध्यान रखना बेटा, नॉट परफॉर्म्ड बोल रहा है ये, तो हमेशा मार्क कर लो पहले, और बाइल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो नॉट परफॉर्म, तो पहले कौन सा परफॉर्म करता है, ये हम 2-4 फंक्शंस तो जानते ही हैं, है ना। पहला फंक्शन क्या है बेटा, बाइल सिक्रीट कहाँ से होता है, बाइल सिक्रीट होता है गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है। और दूसरा बनता कहाँ है ये, देखो सिक्रीट होना वो अलग चीज है और सिंथेसाइज होना अलग है। सिंथेसाइज होता है लीवर में, लीवर synthesizes it, synthesis, liver perform synthesis of bile, लीवर बाइल का सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन के बारे में, ये तो मैंने आपको इससे रिलेटेड बात बता दी, क्योंकि मैंने बताया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम पूरा। तो उसके बाद इसके फंक्शंस की मैं बात करूं तो फंक्शंस में एक तो फैट का जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत बड़ा रोल है, फैट डाइजेशन। इमल्सिफिकेशन कैसे करता है डाइजेशन में हेल्प, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बेटा समझते हो क्या है, देखो ये नाम बड़ी भारी टर्म है ना, बहुत भारी है, साली समझ में नहीं आती कि क्या है, क्योंकि पिक्चराइजेशन जब तक नहीं होगा समझ में नहीं आएगी। मैं आज आपको बताता हूँ कैसे, जानते जरूर हो, पहचान कराता हूँ इस शब्द से आपकी कि क्या होता है। आप लोगों ने जरूर, हमने तो अपने बचपन में जरूर किया, आपने भी किया होगा कि पानी की एक बोतल ली, उसमें क्या करा, तेल या घी, कई बार हम डालते हैं तेल, और उसको ऐसे ऐसे मिलाओ बहुत जोर से, तो क्या होता है, वो तेल की बूंद ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में अगर इस तरीके से है, ये ड्रॉपलेट्स के रूप में ऐसे ऐसे स्कैटर्ड हो जाती है, जैसे ये ब्लू कलर की है, कि पहले जो एक बड़ी सी बूंद थी वो छोटी छोटी बूंदों में, टाइनी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे जोर से मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो ऑयल की बड़ी ड्रॉपलेट है उस छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, वैसे ही इमल्सिफिकेशन में जो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल। उससे क्या होगा फायदा, उससे ये होगा कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है ना, उन पे अच्छे से एंजाइम आके काम कर सकेंगे। देखो एक बड़ी सी मान लो फैट ग्लोब्यूल है, अब इसके ऊपर यहाँ पर अंदर जो भी पोर्शन है, यहाँ पर एंजाइम कैसे आएगा, एंजाइम यहाँ तो आने में समस्या है ना, तो क्या करें, इसको ऐसे अगर तोड़ दें हम छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें लाइक दिस, तो अब क्या होगा, एंजाइम सब पे आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा, एंजाइम सब पे आएगा और सबको डाइजेस्ट कर देगा, है ना। तो इसलिए ही तो हम लोग मास्टिकेशन करते हैं, हम लोग चबाते हैं खाना, उसका भी यही रीज़न है कि जो बड़ा जो हमने घास लिया है खाने का, जो हम खाते हैं तोड़ के, तो हम उसको फिर चबाते हैं ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो और एंजाइम वहाँ पे एक्शन स्टार्ट कर सके। वही काम फैट के साथ में इमल्सिफिकेशन में बाइल करता है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, अब आपको ये समझ में आ गई ये बात। तो इमल्सिफिकेशन करता है ना, उसके बाद में फैट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ काम है। अब हम करते हैं कि क्या करते हैं, हम देखते हैं ऑप्शंस, और उस ऑप्शंस के हिसाब से हमें जो काम बाइल नहीं करता है वो देखना है। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शंस जैसे फर्स्ट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये अभी हमने डिस्कस किया था, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया सही। और हमें यहाँ क्या बताना है, हमें बताना है जो परफॉर्म नहीं करता बाइल, तो ये ऑप्शन हमारा, ये बाइल काम कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ सलाइवरी, अब सलाइवरी एमाइलेज के बारे में पता है आप लोगों को, है? देखो मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे। सलाइवरी एमाइलेज
बेटा ये हमारे जो सलाइवा के अंदर होता है, सलाइवा के अंदर होता है, तो सलाइवा के अंदर होता है, और जो पीएच होती है इसकी जो माइल्ड एसिडिक, माइल्ड एसिडिक पीएच पे काम करता है, ठीक है। अब जो बाइल है, बाइल कहां जा रहा है बेटा, बाइल आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हमने एसर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी डिस्कस किया था। तो बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको वो कर देता है बेसिक। यहाँ पर क्या होती है, बेसिक पीएच होती है, वो कौन करता है, बाइल। तो अब जब सलाइवरी एमाइलेज कहाँ पर है, सलाइवा में, यानी ओरल कैविटी में, तो ओरल कैविटी में जब हमारा फूड होता है, वहाँ से जब वो मूव करता है, ओरल कैविटी से वो जब मूव होकर के और इंटेस्टाइन में आता है, तो ओरल कैविटी में तो क्या है, ओरल कैविटी में तो एसिडिक पीएच है ना। इसको मैं ऐसा करता हूं, वापस लिख लेते हैं। सो ओरल कैविटी से जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ओरल कैविटी में क्या है, एसिडिक पीएच, और यहां पर क्या आ गई, बेसिक पीएच, ठीक है। और ये कौन कर रहा है, बाइल कर रहा है, बाइल विथ पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट्स भी इसमें हेल्प करते हैं। तो एसिडिक पीएच से बेसिक पीएच, तो जो एंजाइम एसिडिक पीएच में काम कर रहा है सलाइवरी एमाइलेज, वो क्या होगा, बेसिक पीएच पे जाके काम नहीं करेगा। पीएच सेंसिटिव होते हैं एंजाइम, ये उनकी एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो उनकी स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। तो बेसिक पीएच पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि एसिडिक पीएच पे करता है, इसलिए सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन को ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ये वाली बात सही है, क्योंकि ये बाइल ही बेसिक पीएच बना रहा है, यानी ये इसका एक्शन रुक जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही, यानी हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमें गलत देखना है। नेक्स्ट, कंटेन्स फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉजिंग डाइजेशन ऑफ फैट, भाई डाइजेशन में तो हेल्प कर ही रहा है ना। तो एक और ऑप्शन है इसका, लास्ट हम एक ऑप्शन और देख लेते हैं, नन ऑफ दिस, यानी क्या आंसर है, नन ऑफ दिस। जितने भी बच्चे सोच रहे हैं नन ऑफ दिस इज द आंसर, वो गलत हैं, क्योंकि सी जो ऑप्शन है ये गलत है बाइल के लिए। क्योंकि बेटा है ना, आप सोच रहे होंगे अरे ये क्या कर रहे हो सर, बाइल के अंदर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता। यस, ये वाला ऑप्शन गलत है, जिसको हमको सही चूज करना है कि बाइल के अंदर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता, बाइल के अंदर एंजाइम नहीं होता, बाइल के अंदर बाइल डू नॉट हैव एंजाइम। अब जो एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज। ये लाइपेज या तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज जो स्टमक में होता है, ठीक है। तो और उसके बाद में जो सक्कस एंटेरिकस है इंटेस्टाइनल जूस, उसमें भी जो मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करते हैं, स्टेप्सिन, वो भी होता है। तो लेकिन बाइल में नहीं होते। बाइल क्या करता है, बाइल इस एंजाइम को, लाइपेज जो एंजाइम है, इसको एक्टिव करता है, एक्टिवेशन का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज हेल्पिंग इन फैट डाइजेशन। ऐसा नहीं है कि ये खुद एंजाइम सिक्रीट करता है, ये इस एंजाइम को, जो कि लाइपेज एंजाइम जो कि फैट को तोड़ने वाला है, उसको एक्टिव कौन करेगा, वो करेगा बाइल। बाइल इसको एक्टिव करता है, इस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन इसके पास खुद के पास नहीं होता ये एंजाइम, क्लियर है। तो ये अगेन ए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन कि फैट में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें बाइल के पास एंजाइम नहीं होता है, वो इमल्सिफिकेशन कर देगा, वो पीएच को चेंज कर देगा, ठीक है, वो लाइपेज को एक्टिव कर देगा, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा फैट के, लेकिन वो डाइजेस्ट खुद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एंजाइम नहीं होता है। इसलिए बेटा ऑप्शन क्या जाएगा, सी। तो जो भी लोग सोच रहे थे डी, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, आंसर विल बी सी। क्लियर है,
सही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो ऐसे आगे चलते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो हमने एक दो डायग्राम्स भी अच्छे से आपके लिए रख रखे हैं, जैसे एक वीडियो देखा हमने अभी अच्छा सा। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगे हमें क्या करना है? अंडरलाइन क्या बोल रहा है ये? ऑक्सीजन इज लाइबरेटेड बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा फ्रॉम। कहाँ से निकलती है? कम फ्रॉम, कहाँ से आती है? तो अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में हम बात करें, बताइए आप लोगों को क्या बताऊंगा, हैं? चलो बता। CO2 प्लस H2O से बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यही होता है फोटोसिंथेसिस में। ये हो गया सनलाइट और ये क्लोरोफिल। ठीक है, यही होने वाला है। अब ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जो निकल रही है ये किससे निकलती है? अब ये देखो बेटा, यहाँ पे रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है? CO2 के बीच में और H2O के बीच में। CO2 और H2O में हो रही है रिएक्शन, और उसके बाद में बन रहा है ग्लूकोज एंड निकल रही है ऑक्सीजन। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये ऑक्सीजन जो निकली है इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अब हम देखते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं भैया। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी देखा हमने CO2 प्लस H2O, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? लेट्स सी। ग्लूकोज अगेन हमें बताना है वो जो सही है, अब गलत नहीं, सही वाला बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स सी। ग्लूकोज तो खुद बन रहा है, तो उससे कहाँ ऑक्सीजन निकलेगी? तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा, अभी पहले वाले पे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। क्लोरोफिल, अगेन क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है। अब ये पिगमेंट से थोड़ी कोई ऑक्सीजन निकलेगी, पिगमेंट से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। यहाँ पर ये तो साइट है एक्चुअली जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, प्रोसेस जो ऑक्सीजन निकलने का होगा वो यहाँ होगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ, वाटर। ठीक है, तो अब बेटा A या D में से कौन सा? जितने भी लोग D सोच रहे हैं वो सही है। अब की बार सही हो बेटा, है ना। लेकिन जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड सोचा है वो गलत सोचा है, क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होता है? रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन होता है। और CO2 जो है वो C6H12O6, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। और वाटर जो होता है उसको स्प्लिट होता है 2H प्लस ये ऑक्सीजन। तो ये जो है H, ये तो चला जाता है इसके साथ और ये बना देता है ये, और ये ऑक्सीजन जो है ये निकल जाती है O2 के रूप में। तो ऑक्सीजन किससे निकली बेटा? किससे निकली? पानी से। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी। जितने भी बच्चों ने इस बार डी सोचा है दे आर करेक्ट, और जिन्होंने ए सोचा है प्लीज मेक योर सेल्फ करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मेनली डिपेंड्स ऑन, यहां पर अब इन हमें क्या करना है? कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है ओपन और क्लोज होते हैं? अब स्टोमेटा तो पता है ना, स्टोमेटा दे आर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। पोर लाइक, है ना, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जिन भी बच्चों ने ये अभी चैप्टर पढ़ लिया है उनको पता होगा। तो पोर लाइक जैसे ओपनिंग टाइप में, जो अगर मैं बताऊं आपको ड्रॉ करके लीफ के ऊपर, जैसे अगर आप लोगों ने ये एपिडर्मिस, ठीक है, इस तरीके से, और ये पेलिसेड टिश्यूज ग्रीन कलर का ये सारा, और ये यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होती हैं, बीच में वेस्कुलर बंडल होता है,
तो ये जो एपिडर्मिस के लाइक दिस, ये ओपनिंग्स, ये क्या होती है, ये ओपनिंग होती है, ये है या लाइक दिस। ये जो ओपनिंग है इनको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो किडनी शेप जो आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रही है, दैट इज गार्डिंग दिस ओपनिंग, इसलिए इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर गार्डिंग दिस ओपनिंग। जहां भी होगा ये गार्ड सेल होगी और ये गार्ड करेगी इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, पोर की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है उसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये ओपनिंग और क्लोजिंग मेनली डिपेंड किस पे कर रही है, जो गार्ड सेल जो ओपन और क्लोज कर रही है वो होती किस वजह से ओपनिंग क्लोजिंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से होती है, तो टेम्परेचर सम हाउ इफेक्ट्स, लेकिन मेन मैकेनिज्म जो है वो टेम्परेचर कर रहा है। लेट्स सी आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ओनली टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ओनली फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल, या नेक्स्ट इज बोथ। तो बेटा अब इसमें हम समझते हैं पहले, उसके बाद आंसर करेंगे। तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन खोलना बंद करना जो है ओपनिंग और क्लोजिंग वो इसके हाथ की बात नहीं है। क्योंकि गार्ड सेल एक्चुअली, गार्ड सेल जो गार्ड कर रहा है, अब आपको अगर कहीं एंटर करना है किसी शोरूम में या मॉल में, अब गार्ड ने गेट ही नहीं खोला, कितनी भी गर्मी हो और गर्मी की वजह से अपने आप गेट थोड़ी खुल जाएगा, वो तो गार्ड खोलेगा और गार्ड ही बंद करेगा, है ना। इसलिए टेम्परेचर तो मतलब की बात है नहीं, यानी समहाउ गार्ड सेल्स पे आगे कहानी। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन है गार्ड सेल्स के, यानी अब इन दोनों के ऊपर हमको देखना है। ओनली टर्जिडिटी, टर्जिडिटी बेटा क्या होती है? टर्जिडिटी मतलब होता है जब गार्ड सेल जो होती है लाइक दिस, अगर गार्ड सेल है इसके अंदर अगर जब पानी चला जाए, वाटर, एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर हो, एंडोस्मोसिस मतलब पानी अंदर की तरफ चला जाए बाय सराउंडिंग सेल्स, तो ये फूल जाएंगी, फूल के और फूल जाएगी और अलग हो जाए, एक दूसरे से दूर होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जब वो एक दूसरे से दूर होंगी तो वो गार्ड सेल अगर मान लो ऐसे है वो दूर हो गई तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा कि नहीं? तो ये वाली बात सही है। तो इस जो फीचर को क्या कहते हैं? टर्जिडिटी। जब फूल जाती है, फूल के और वो फूल करके, जैसे आपने देखा होगा फूल भी फूला हुआ जो फुलका होता है, जब मम्मी आपकी जब रोटी बनाती है गैस पर चूल्हे पर, वो फुलका फूल जाता है एकदम, वैसे ही ये फूल जाती है दोनों, तो फूल के अलग हो जाती है और इसी चीज़ को बोलते हैं टर्जिडिटी। फिर आपने देखा होगा आप लोग, मम्मी गरम गरम फुलका ला के रखती है और आप अंगली मारते हो और फस हवा निकल जाती है और बैठ जाती है ना। वही चीज़ कहलाती है फ्लैसिडिटी। मतलब पानी जब वापस बाहर निकल जाए तो ये सिकुड़ जाएंगी, पिचक जाएंगी तो ये वापस पास आ जाती है। ठीक है, तो क्लोजिंग किसकी वजह से होगी? बाय दिस फ्लैसिडिटी। तो ऑप्शन क्या हुआ बेटा? बोथ। ठीक है, टर्जिडिटी खोलने का काम कर रही है, फ्लैसिडिटी बंद करने का। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कुछ। चलो ऐसा करते हैं, डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं मैं। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी। ठीक है, नाउ आई एम शोइंग यू वन डायग्राम। ये है, अब देखो क्लोज वाली सिचुएशन। अब इसमें ये गार्ड सेल मैंने बताया था, ये सराउंडिंग सेल्स। अब ये इसमें डायमीटर देखो आप, दोनों सेल्स का डायमीटर इतना है। ठीक है, अब क्लोज वाली पोजीशन है। अब मैं ओपन वाली दिखाता हूं आपको। ये ओपन वाली, क्लोज, ओपन। ठीक है, ओपन वाली, क्लोज वाली। अभी दोनों एक साथ और दिखाऊंगा, पहले यहां पे समझ लें। तो ये क्या हो गया? जब क्लोज है तो गार्ड सेल की जो विड्थ है वो कितनी है, और जब ये ओपन होगा तो विड्थ देखो आप,
विड्थ देखो कितनी है, उससे ज़्यादा है कि नहीं, क्लोज से फूल गई ना, फूल की अलग हो गई, दैट इज टर्जिडिटी। ठीक है, दैट इज टर्जिडिटी। अब एक काम करता हूं, इन दोनों को आप कंपेयर कर लो। ये देखो, ये क्लोज वाली सिचुएशन में है ना, और ये ओपन वाली सिचुएशन में। यू कैन कंपेयर कि किसमें डायमीटर ज्यादा है, किसमें ज्यादा बेटा, उसमें ज्यादा है। तो ये टर्जिड, ये गार्ड सेल क्या है, टर्जिड, और ये क्या है, ये है फ्लैसिड। ठीक है, तो टर्जिडिटी की वजह से तो ओपन होंगे और फ्लैसिडिटी की वजह से क्लोज होंगे, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा, दोनों वाला। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, चलो। तो अगेन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करी हमने। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द आवर लास्ट क्वेश्चन, यस, of this topic, that is protein are first digested in which part of alimentary canal। अब कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल के, ओरल कैविटी, अभी यही ऑप्शन में मिलने वाले हैं, है ना, ओरल कैविटी, स्टमक, जहाँ जहाँ डाइजेशन होता है। देखो ईसोफेगस में तो डाइजेशन होता नहीं है, वो जो ओरल कैविटी से होता आ रहा है वही होता रहता है। स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, एक इसका ये बोल देते हैं, इसी रेक्टम मान लो, ये पार्ट है। अब कौन से पार्ट में डाइजेशन होता है, ओरल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो रेक्टम में तो मेनली डाइजेशन होता नहीं है, तब तक हो चुका होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन का पहले, सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या लगता है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। ऑप्शंस तो देखें, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा जल्दी से बताओ क्या लग रहा है, ओरल कैविटी? नहीं, ओरल कैविटी में बेटा देखो प्रोटीन के डाइजेस्ट के लिए जो एंजाइम कौन कौन से चाहिए, प्रोटीएजेस चाहिए होते हैं। प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं प्रोटीएजेस कहलाते हैं। अब उनमें से कौन कौन से हैं, रेनिन, पेप्सिन, तो मैं सारे एंजाइम लिख रहा हूं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब ये ही है तो है, यही तो डाइजेस्ट करेंगे। अब हमको कैसे करना है, हमें ये देखना है कि ओरल कैविटी में जब मुंह में हम लोग जब डाइजेशन हमारा जब करने स्टार्ट करते हैं, मतलब मास्टिकेशन से हम जब स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है बाय मास्टिकेशन आफ्टर इंजेशन, तो मास्टिकेशन के बाद में फूड कहाँ से निकलता है, सबसे पहले वो ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस से स्टमक में आता है। तो ओरल कैविटी में तो हमने पढ़ा है खाली एक सलाइवरी अमाइलेज ही होता है, और सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर तो खाली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, इसलिए प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा फिर आता है हमारा फूड ईसोफेगस के बाद स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या इनमें से कोई डाइजेस्ट एंजाइम होता है, सुना है आपने? क्या ख्याल है इन दो के बारे में?
रेनिन एंड पेप्सिन। आ रहा है कुछ याद? यस, ये रेनिन और पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये पाए जाते हैं स्टमक में ही। तो इसलिए जब ओरल कैविटी के बाद जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो रहा है स्टमक में आएगा, स्टमक में आते ही एसिडिक पीएच है, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होंगे और एक्टिव होके जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। यानी अगर मैं अब आगे भी चलूं तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर भी डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लेकिन इसमें पूछा है फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट वर्ड हट जाता तो ये दोनों हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट है, ये मार्क कर लेना। तो इसलिए हमें आंसर क्या देना है? स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन में तो वैसे ही मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और ड्रग्स का, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में से बचता है, और स्टमक ही फर्स्ट है जिसमें पहले प्रोटीन का डाइजेशन होने वाला है ड्यू टू सबसे पहले वहाँ आ रहा है, और वहीं पे रेनिन और पेप्सिन एंजाइम जो है डाइजेशन करते हैं। तो क्या आंसर हुआ? स्टमक। ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना है, ये तो आज का हमारा सेशन है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आगे हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे, केस बेस्ड स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे इसी टॉपिक पे। आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन। बहुत इसके बारे में हम लोग जानने के इच्छुक हैं, आप जरूर कमेंट करें। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फर्दर वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद द दक्षांश एजुकेशन एट YouTube, Facebook, Insta, and also we have our an app that is दक्षांश एजुकेशन on Google Play, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी शॉर्टली वी आर कमिंग विद द सीरीज जिसमें आपको बहुत ही इकोनॉमिक रेंज में वेरी क्वालिटेटिव मटेरियल एंड स्टडी कराने वाले हैं हम आपकी। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।